आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस की कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही हम एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अर्थात एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है। तो यदि Z को हम प्रोटॉन नंबर मानें तो न्यूक्लियस पर कुल चार्ज होता है प्लस ZE, यानी Z मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, that will be equal to the total charge on the nucleons, where the electronic charge or the charge on the electron will be 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. सेकेंड प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर मास, यानी न्यूक्लियस का मास। तो जैसा हम जानते हैं कि करीब 99.97% ऑफ द एटॉमिक मास इज़ कन्फाइंड इन द न्यूक्लियस and the nuclear mass is obtained from the atomic mass by subtracting the electron mass। कि जो एटम का मास है उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का मास सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे न्यूक्लियर मास मिल जाएगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि न्यूक्लियस एक बहुत छोटी एंटिटी होती है, न्यूक्लियस, एटम, मॉलिक्यूल, और इसलिए इनकी जो डायमेंशंस हैं वो उसके लिए जो यूनिट है वो हम अलग अलग यूज़ करते हैं। जैसे मास के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं। क्या है ये एटॉमिक मास यूनिट? इन 1961 IUPAC adopted as the unit of nuclear mass the 12th part of the mass of the atom of carbon 12। कार्बन 12 जो आइसोटोप है कार्बन का, उसका मास ग्राम में ये होता है 1.660420 इंटू 10 raised to power minus 24 ग्राम, एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC दिस इज इक्वल टू 1 AMU। सो वी कैन राइट 1 AMU इज इक्वल टू 1.660420 इंटू 10 raised to power minus 24 ग्राम, एंड इट इज़ equivalent to 931.478 MeV। in terms of energy we can write 1 AMU is equal to 931.478 MeV। mass of carbon 12 atom will be equal to 12.0 AMU, where 1 AMU is equal to 1 upon 12 into mass of carbon 12 atom in grams। So this will be equal to 1.66, nearly equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास है एटॉमिक मास यूनिट में, वो हमेशा एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 जो न्यूक्लियस है उसका मास हमेशा 12 AMU होगा, विच इज़ अ होल नंबर। और इसके अलावा जो भी न्यूक्लियस हैं किसी भी एलिमेंट के, उन सभी का मास एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी AMU में। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कार्बन 12 हमारे लिए एक स्टैंडर्ड हुआ जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके रिलेटिव हम दूसरे सभी नाभिकों के मास को डिफाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। इफ़ A इज़ द मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी नियरली इक्वल टू AMU। यहाँ पर ये उल्लेख भी मैं करना चाहूँगा कि अगर किसी न्यूक्लियस का मास नंबर A है, मास नंबर मीन्स मास नंबर A इज़ बेसिकली इक्वल टू प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो ये जो मास नंबर है
ये ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास A in AMU, मास A इन AMU। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की वो है न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियस का जो शेप है वो मानते हैं हम कि लगभग ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, और चूंकि ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है तो उसका रेडियस भी होना चाहिए, और उसके रेडियस को हम इस एक्सप्रेशन से डिफाइन करते हैं R इक्वल टू R0 A रेज़ टू पावर 1/3। हालांकि अलग अलग मेथड हैं न्यूक्लियर के रेडियस को डिफाइन करने के लिए, या ये भी मैं बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियस की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस का जो चित्र हम बनाते हैं या किताबों में हम देखते हैं, तो ये अगर एक सर्किल मैंने बनाया है या स्फीयर की मैं कल्पना करूं, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे न्यूक्लियॉन्स इसके अंदर हैं। स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि ये न्यूक्लियॉन्स हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूक्लियस का जो शेप है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल हो। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि सेंटर अगर सपोज़ मैं ये मानता हूँ, तो यहाँ ये बताना मुश्किल है कि रेडियस वास्तव में ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए यहाँ हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं R इक्वल टू R0 A रेज़ टू पावर 1/3, where R0 is constant which is nearly equal to 1.5 into 10 raised to power minus 15 मीटर, यानी 1.5 फर्मी। यहाँ पर डिस्टेंस के लिए हम फर्मी को डिफ़ाइन करते हैं, फर्मी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं, जहाँ 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर minus 15 मीटर। कई मेथड्स हैं जो हम अलग अलग, इलेक्ट्रिकल मेथड है रेडियस निकालने के लिए, एक न्यूक्लियर मेथड है रेडियस निकालने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम आते हैं, ये है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो जो डेंसिटी का रिलेशन है तो उसके अनुसार हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम। न्यूक्लियस की डेंसिटी रो इज इक्वल टू न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम। न्यूक्लियर मास कितना होगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय ए, यानी एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास, और उसको मैं जितने भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हैं नाभिक के अंदर वो होते हैं ए संख्या, तो ए को अगर मैं एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा न्यूक्लियर मास। यहाँ पर न्यूट्रॉन का मास या प्रोटॉन का मास लगभग 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर minus 27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इसलिए न्यूक्लियर वॉल्यूम होगा ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर का जो रिलेशन है R0 A रेज़ टू पावर 1/3 ये यूज़ करूँगा मैं। इसको हमने यहाँ सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर रो एन यानी न्यूक्लियस की डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर मास होगा AMN और न्यूक्लियर वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए, और डिफरेंट वैल्यूज़ रखने के बाद हमें न्यूक्लियस का रेडियस मिलेगा 1.816 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। यानी अगर न्यूक्लियस के वॉल्यूम को मैं 1 मीटर क्यूब मानूं, एक ऐसा न्यूक्लियस की कल्पना करूं जिसमें उसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है, एक ऐसा बॉक्स है, तो उसका जो मास है होगा उस न्यूक्लियस का, वो होगा लगभग 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 किलोग्राम। तो एक छोटी सी बॉडी जो 1 मीटर क्यूब है, उसका जो मास है
वो इतना ज़्यादा है 10⁻17 किलोग्राम, जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, विच शोज़ दैट द न्यूक्लियर मैटर इज़ इन अ हाईली compressed state. As the density of nucleus is independent of A, its value is almost the same for all nuclei. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस। तो जैसा हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनका जो मोशन है वो दो तरह का होता है। एक तो वो अपनी एक्सिस पर घूमते हैं, जैसे ये पेन में मानो एक एक्सिस है और ये इस तरह जो रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस पर, या लट्टू को हम घुमाते हैं तो वो एक नॉक पर घूमता है, वो मोशन कहलाता है स्पिन मोशन। और उस स्पिन मोशन के कारण जनरेट होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस विल बी गिवन बाय h क्रॉस इंटू अंडर रूट s इंटू s+1, जहाँ पर s की वैल्यू है हाफ और s यहाँ पर कहलाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो नाभिक में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, यानी कि न्यूक्लियॉन, उनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हाफ होती है। और अगर मैं उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करूं मैग्नीट्यूड के, तो वो मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, क्वांटम मैकेनिकल वैल्यू होगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की h क्रॉस अंडर रूट s इंटू s+1। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स से यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं कोई एक रेफरेंस एक्सिस लेता हूँ, जनरली वो z एक्सिस ली जाती है। सपोज ये z एक्सिस है की डायरेक्शन है, तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन इसके पैरेलल भी हो सकती है और स्पिन डायरेक्शन उसके एंटी पैरेलल भी हो सकती है। तो अगर ये डायरेक्शन पैरेलल है तो s विल बी गिवन बाय प्लस हाफ h क्रॉस, और अगर ये एंटी पैरेलल है तो इट विल बी गिवन बाय माइनस हाफ h क्रॉस। इसी तरह एक दूसरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। तो ये जो घूर्णन है, इसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा वो कहलाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यही पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो जो मोशन है उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल मोशन, और ऑर्बिटल मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो नाभिक में जो न्यूक्लियॉन होते हैं उनके भी दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो अपनी ही एक्सिस पर घूर्णन करना और दूसरा किसी खास अक्ष के सापेक्ष चारों तरफ घूमना, यानी कि ऑर्बिटल मोशन। वो जो ऑर्बिटल मोशन है उसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दिया जाता है इस रिलेशन से h क्रॉस अंडर रूट l इंटू l+1। यहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है और h क्रॉस मीन्स h/2π, और l इज़ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और l की जो वैल्यू है वो इंटीग्रल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अनलाइक स्पिन एंगुलर मोमेंटम where the spin angular momentum of a nucleon is always half, or if we express it in terms of h cross, then it will be half h cross. So there can be two values of s, plus half h cross and minus half h cross. Similarly, in case of orbital angular momentum, the value of L, यानी कि orbital angular momentum quantum number, will always be any one of these values, integral values, either 0 or 1 or 2 or 3 or 4 and so on.
इसी तरह तीसरा जो एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन कर सकते हैं वो है टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम मीन्स वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इनका जो वेक्टर सम है इसको हम स्मॉल जे से शो करते हैं और ये जे स्मॉल जे कहलाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मीन्स आइदर ऑफ प्रोटॉन or neutron, and the magnitude of total angular momentum of a nucleon is given by h cross multiplied by under root j into j plus 1, where again j is the total angular momentum quantum number. So as we know that s is always half integral multiple of h cross and l is always integral multiple of h cross, therefore j will always be half integral multiple of h cross, because we know that L values, L quantum number and S quantum number, they are always expressed in quantum mechanics in terms of h cross.